सुप्रभात मुलांनो. बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाईन अध्यापन तासिकेत आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत. आज आपण मराठी विषयाच्या उपयोजित लेखन हा घटकाचा कथा लेखन या घटकाचा आपण अध्यापन करूया. तुम्हाला माहित असेल मुलांनो, गेल्या तासिकेत आपण कथा लेखनाचा सुरुवात केली होती, पण तो आपल्याला 3 प्रकार झालेला होता आणि आज आपण उरलेले 2 प्रकारांचं अध्यापन करूया. चला आपण सुरुवात करूया. आपल्या मराठी विषयाच्या उपयोजित लेखन विभागात प्रश्न 5आ याचे तुम्हाला 3 प्रश्न दिले जातील. खालील कृती सोडवा. जाहिरात लेखन, बातमी लेखन आणि कथा लेखन ह्या 3 कृतीपैकी तुम्हाला 2 कृती सोडवायला गरजेचे आहे. तर आज आपण कथा लेखनचा पुन्हा अध्ययन करूया. चला झटपट आपण कथा लेखनाचा घेऊया. व्याख्या काय असतो, कथा लेखन काय असतो, नेमकं कथा कसं लिहायचा हे सगळं आपण या पीडीएफ बघूया. कथा लेखन म्हणजे काय? एखादी घडलेली घटना किंवा प्रसंग आकर्षक रीतीने कथा रूपात सांगणे म्हणजे कथा लेखन होय. कथा लेखन का मतलब क्या होता है? किसी भी घटना को आकर्षक रूप से या किसी भी प्रसंग को आकर्षक रूप से बताना, वो इसी को हम कहते हैं कथा लेखन. ठीक है. अब कथा लेखन के जब हम लोग कथा लेखन करते हैं तो उसमें किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, किन किन बातों को हमें ध्यान देना है, तो ये हम लोग यहाँ पे फटाफट करेंगे, क्योंकि ये पिछली बार भी हमने पूरा ये लेक्चर में पढ़ लिया था. और कथा लेखन के जो 5 प्रकार से हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसमें से 3 प्रकार हमने कर लिए थे और आज हम लोग बाकी के 2 प्रकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो इसलिए हम लोग फटाफट इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कथा लेखन करने के लिए किन किन बातों का उल्लेख होना है, किन किन बातों का उसमें समावेश होना आवश्यक है. प्रथम आहे कथाबीज. कथेची केंद्रवर्ती सूत्र म्हणजे कथाबीज. मतलब कथाबीज जो है कथा का सबसे मुख्य पात्र है, मुख्य अंश है. सूत्रामध्ये कथा कथेतील पात्र, प्रसंग, संवाद इत्यादि गोष्टी गुंफल्या जातात और इसी कथा बीज में आप ये बोलते हैं ना, कथा बीज जो है वो हमारी स्टोरी का, हमारी कथा का एक प्राण है. इसके बिना आपकी कथा हो ही नहीं सकती. ठीक है. अब इसमें पात्र, प्रसंग, संवाद सभी बातों का समावेश होता है कि आपने जो कथा लिखने जा रहे हो उसके पात्र कैसे हैं, उसमें किन किन प्रसंगों का आपने उल्लेख किया है और उन प्रसंगों के अनुसार, उन पात्रों के अनुसार आपकी संवाद रचना कैसी है, ये सारी चीजों का समावेश कथा बीज में होता है. दुसरा आहे कथेची रचना. कथेला प्रारंभ, मध्य व शेवट असावा. तर तुम्हाला माहित असेल, कथा जेव्हा तुम्ही लिहिता त्या कथेमध्ये प्रारंभ असला पाहिजे, मध्य असला पाहिजे आणि शेवटही असला पाहिजे. कथेचा प्रारंभ आकर्षक असावा. तुमची कथाची सुरुवात असं आकर्षक असला पाहिजे. कथेची भाषा साधी व वाक्ये छोटी असावी आणि कथा लेखन करताना हे पण तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे की तुमची जी भाषा तुम्ही उपयोग करतात कथा लेखनसाठी, ती भाषा तुमची अगदी साधी आणि वाक्य अगदी छोटी असावी. मजकूर उत्कंठा वाढवणारा असावा. तुमचा जो मजकूर असेल तो पाठकाचा मनात उत्कंठा वाढवाना असा. मतलब आपकी जो कहानी होगी वो पाठक को आपकी जो कहानी का शीर्षक होगा, जो उसका शुरुआत होगी, वो इस तरह की होनी चाहिए कि पाठक के प्रति इंटरेस्ट आए. उत्कंठा वाढवणारा म्हणजे इंटरेस्ट पैदा करने वाली कथा आपकी होनी चाहिए. आणि कथा नेहमी भूतकाळात लिहावी. अगदी महत्वाचा पॉइंट. कथा हमेशा भूतकाल में ही लिखनी है. एक जैसा मी सांगतो ना, एक गाव होता, त्या गावात 3 मुलगे राहत होते. ऐसा होता आणि हे ऐसा तुम्हाला लिहायचं आहे. समजा हिंदी में लिखते हैं ना, एक राजा था, उसके 3 बच्चे थे, एक गांव था. ऐसे था करके और मराठी में होता करके हमें कहानी लिखनी है. फिर अगला पॉइंट है घटना व पात्रे. कथा बीजाला अनुसरून पात्रे व घटना यांची रचना करावी. जे कथा तुम्ही लिहिता, तुमच्या कथावर जे पात्र असेल, जी घटना असेल, ती सर्व कथा बीजाला अनुसरून असला पाहिजे. मतलब जो कथा आप लिखते हो, उनमें जिन पात्रों का आप उल्लेख करते हो, जो पात्र आप उसमें डालते हो, वो पात्र घटना के अनुसार होने चाहिए. मतलब जैसे आपने जो भी घटना का उल्लेख किया है कहानी में, तो आपके पात्र उन्हीं के अनुसार होने चाहिए.
जैसे आपने अगर कहानी बता रहे हो राजा की और उसमें आप लिख रहे हो किसी और चीज के बारे में, मतलब आपका जो मतलब उसका जो लिंक है वो टूटना नहीं चाहिए घटना का। ठीक है। व सणांची वैशिष्ट्य बारकाम विश्लेषी चित्रदर्शी पद्धतीने वर्णन करावी। और आपको जो कहानी है जब पाठक पढ़ेगा सामने तो उसके सामने उसका चित्र प्रस्तुत होना चाहिए। जिस तरह से आप उसका उल्लेख करोगे, जिस तरह से आप उसको लिखोगे, तो उसका पढ़ते समय पाठक के सामने पूरा चित्र के रूप में वो कहानी आपकी आनी चाहिए। इतना आकर्षक कहानी हमें लिखनी है। संवाद व भाषा कथेसाठी जो परिसर निवडला असेल, शहरी किंवा ग्रामीण, त्यानुसार पात्रांच्या तोंडी भाषा वापरावी। मतलब जो परिसर आपने दिखाया है उसमें, जो प्रसंग आप दिखा रहे हो उस कहानी में, उसी के अनुसार, अब वो चाहे शहरी वातावरण हो चाहे ग्रामीण वातावरण हो, आपको आपके पात्रों की जो भाषा है उसी के अनुसार होनी चाहिए। जैसे अगर आप गांव का परिसर दिखाते हैं, गांव के बारे में आप कहानी लिख रहे हैं, तो गाँव की भाषा और शहर की भाषा उसमें काफ़ी अंतर होता है, ठीक है? जैसे हमारी बोलने की भाषा और हमारे लिखने की भाषा में भी अंतर होता है। क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं, क्या वैसे ही भाषा हम लोग लिखते हैं क्या इसमें? क्योंकि हम जो बोलते हैं, थोड़ी बोलते हैं ना बम्बईया भाषा हमारे उसके अंदर आ जाती है। तो वो लेकिन लिखने की भाषा जो हमारी होती है वो हम लोग शुद्ध हिंदी में लिखते हैं। उसी प्रकार जो हमारे ग्रामीण और शहरी जो होते हैं, तो उसी हिसाब से आपको पात्रों की द्वारा जो आप डायलॉग लिखवाओगे, बताओगे, जो डायलॉग आपके पात्र बोलेंगे, वो डायलॉग आपके उसी कथा के अनुसार ही होने चाहिए। संवादात योग्य विराम चिन्हे वापरावी। जैसे आप संवाद में जो लिखते हो, जब किसी आप पात्र को संवाद देते हो, तो वो जो संवाद है उसमें विराम चिन्हों का उचित इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे अगर आप आपका जो पात्र है वो प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न में आपको प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल करना है। अगर कोई आश्चर्यजनक बात बता रहा है, तो उसमें आपको उद्गार चिन्ह का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी जो वो है, जो डायलॉग है आपका, जो आपका संवाद है, उसमें कोई भी लय नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक सीधा साधा लाइन हो जाएगा। तो वैसा हमें नहीं करना है, उसमें हमें विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हुए हमारा संवाद लिखना है। ग्रामीण भाषा विविध बोली भाषा यांचा सहजपणे वापर करावा। ग्रामीण भाषा में जो बोली भाषा बोली जाती है उसका आपको इसमें इस्तेमाल करना है। तसेच वाक्य प्रचार व म्हणीही कथेत वापरता येतात। उसी प्रकार वाक्य प्रचार मतलब वाक्य प्रयोग जो हम कहते हैं, मुहावरे जो होते हैं, कहावतें होती हैं, उनका भी इस्तेमाल आप कथा में कर सकते हैं। शीर्षक व तात्पर्य। आता बघा, शीर्षक व तात्पर्य कथेचा आशय व मूल्य ज्यातून व्यक्त होईल असे शीर्षक कथेला द्यावे। मतलब आपका जो शीर्षक है वो उसका आशय व्यक्त करना चाहिए। जो कथा आप लिख रहे हो तो वो कथा आपके आशय को सीधे सीधे व्यक्त करना चाहिए। तर कथेतून मिळणाऱ्या नेमका संदेश मूल्य किंवा वैशिष्ट्यपूर्ण आशयाच्या आधारे तात्पर्य लिहावा। कथेतून मतलब जो संदेश आप पाठक को देना चाहते हो, जो मूल्य आप पाठक को देना चाहते हो, किंवा वैशिष्ट्य, जो वैशिष्ट्य आप बताना चाहते हो, आशयाच्या आधारे तात्पर्य लिहा, उसी के आधार पे आपको तात्पर्य लिखना है। मतलब आपने इस कहानी के माध्यम से पाठक को कौन सा संदेश दिया है। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना, लास्ट में हम लोग सीख लिखते हैं, तात्पर्य लिखते हैं हिंदी में भी, कि इस कहानी से हमने क्या सीखा, इस कहानी से हमें कौन सा मूल्य मिला। तो ये आपको लास्ट में तात्पर्य लिखकर बताना है। अब कथा लेखनाचे प्रकार। कथा लेखनाचे जब आमच्या परीक्षेत कथा लेखन 5 प्रकारांचं येते, तर आपण एक एक 3 प्रकार आम्ही पिछले हमने जो लेक्चर लिया था उसमें हमने 3 प्रकार कर लिए थे, ठीक है? पहला था कथा बीजावरून कथा लेखन, मतलब कथा बीज जैसा हमने देखा, कथा बीज जो है हमारी कथा का प्राण होता है, ठीक है? मतलब वो जो आशय आपको एक दिया जाएगा, उस आशय के आधार पे आपको कहानी लिखनी है। फिर दूसरा है मुद्द्यांवरून कथा लेखन। मुद्दा मतलब तुम्हाला काही मुद्दे दिले जातील एक्झाम्पल परीक्षामध्ये आणि त्या मुद्द्यांच्या आधारे तुम्हाला कथा लेखन करायचं आहे आणि तुमच्या कथेत ते सर्व मुद्दे यायला असेल।
नंतर है दिलेल्या शब्दांवरून कथा लेखन. तुम्हाला काही शब्द दिले जातील. शब्द 4 से 5 शब्द तुम्हाला दिले जातील आणि त्या शब्दांवरून तुम्हाला कथा लेखन करायचा आहे. कुछ शब्द आपको दिए जाएंगे और उन्हीं शब्दों के आधार पे आपको कथा लेखन करना होगा. ठीक है. फिर अगला चौथा हमारा पॉइंट है कथेचा पूर्वार्ध. पूर्वार्ध मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग. देऊन उत्तरार्ध, शेवट लिखने. मतलब आपको कथे की शुरुआत दी जाएगी और उस शुरुआत के आधार पे आपको कहानी का शेवट लिखना है, मतलब अंत लिखना है. आपने कहानी पढ़ी अच्छे से, आपको समझ में आई, तो आपको उसको एंड पॉइंट तक पहुंचाना है. ठीक है. आपने इस कहानी में क्या देखा, क्या सीख मिली, वो सारी चीजें आपके इस शेवट में आएंगी. फिर नेक्स्ट है कथेचा उत्तरार्ध, शेवट देऊन पूर्वार्ध लिखने. मतलब आपको कहानी का अंतिम पार्ट दिया जाएगा, तो आपको उस अंतिम पार्ट को क्या करना है, शुरुआत में दे. मतलब आपको लास्ट में दे दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा हुआ ये, फिर आपको बतानी है कि कैसा उसकी रूप रचना कैसी रही होगी, इसका जो पृष्ठभूमि थी वो कैसी रही होगी. तो वो पृष्ठभूमि आपको पूर्वार्ध के रूप में कहानी में बतानी है. कथा बीजावरून कथा लेखन. ये हम लोग तीनों पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग फटाफट इसको करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं. कथा बीजावरून कथा लेखन. पुढील कथा बीजावरून कथा लेखन. अब आपको एक आशय दिया जाएगा, एक पूरा छोटा सा शॉर्ट में कहानी दी जाएगी. उस कहानी को आपको डिटेल करना है. जैसे यहाँ पे लिखा है, एका जमीन मालकाने घर बांधायचे ठरवले, त्यासाठी त्या जमिनीवर असलेले झाड तोडायचे ठरवले. झाडावर पक्ष्याचे घरटे होते, पक्ष्याने युक्ती केली आणि ते झाड वाचवले. ठीक है. पूरी कहानी आपको समझ में आ गई. एक जमीन का मालिक था, उसने घर बनाने का निश्चय किया. त्यासाठी त्याने त्या जमिनीवर असलेले झाड़, अब उसने उस जमीन पे जितने भी झाड़ थे उसको तोड़ने का निश्चय कर लिया. और उस झाड़ पर पक्ष्यांचे घरटे होते, झाड़ पर पक्षियों के घोंसले थे. पक्ष्याने युक्ति केली, तब उन पक्षियों ने एक उपाय किया और अपने झाड़ को बचा लिया. ठीक है. जैसे हमने देखा था उस स्टोरी में कि नार, अब जैसे आपको यहाँ पे कथा बीज में ये दिया हुआ है कि कैसे एक खाली एक जमीन मालिक दिया है, तो आप उसमें जमीन मालिक का नाम डाल सकते हो. ठीक है. तो उसका थोड़ी सी रूपरेखा आप बना सकते हो उसमें कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था ये, फिर एक जमीन का मालिक था. ऐसे करके आप थोड़ी सी कहानी को बना सकते हो. यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, नारायण नावाचा एक जमीन मालक होता. त्याने एकदा घर बांधायचे ठरवले, पण त्याच्या जमिनीवरील झाड होते, ते त्याने तोडायचे ठरवले. ही बातमी त्या झाडावर वरील चिमणीला कळली. नारायण नाम का एक व्यक्ति था, जिसको जो एक जमीन का मालिक था. उसने एक बार अपने जमीन पर घर बनाने का निर्णय किया. आणि पर प्रॉब्लेम क्या था, जमिनीवरील झाड होते, त्या जमिनीवर झाड होते आणि त्याने ते तोड़ायचे ठरवले. अब उसे अपना घर बनाना था, तो उसने क्या सोचा कि मुझे घर बनाना है, अच्छा सा बड़ा सा घर बनाना है, तो मुझे इन सभी वृक्षों को तोड़ना होगा. क्योंकि अगर यहाँ वृक्ष रहेंगे तो मेरा घर अच्छे से नहीं बन, बहुत बड़ा घर नहीं बन पाएगा. ही बातमी त्या झाडावर चिमणी. अब ये जो बात है उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों को पता चली. तिला खूप दुःख झाले, कारण त्या झाडावर तिचे घरटे होते, त्या घरट्यात तिची चिमुकली पिल्ले होती. अब जब ये पक्षी को पता चला तो उसे बहुत दुःख हुआ, क्योंकि उसपे उसके जो घोंसला था, उस घोंसले में उसके छोटे-छोटे बच्चे थे. तिची एक मैत्रीण होती, कोमल तिचे नाव. अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक युक्ति बताई थी कि जैसे हमने क्या पढ़ा था इसमें कथा बीज में, कक्षा ने युक्ति केली. अब युक्ति केली में आप इसमें थोड़ी-सी कहानी बढ़ा सकते हो कि उनकी एक मित्र थी, उसका नाम कोमल था. चिमणी भुरकन उडाली, कोमलच्या अंगणात गेली. अब वो जल्दी से उड़ के उसके आंगन में गई. कोमलच्या लक्षात आले, चिमणी खूप घाबरली होती. चिमणीने सगळी हकीकत सांगितली. अब जैसा कि कोमल ने देखा कि बहुत घबराई हुई है, तो उसने पूरा पूछा कि क्या बात है, और पूरी बात उसने फिर चिमणी ने उस कोमल को बताई. कोमलने विचार केला, तिचे बाबा सरपंच होते. ती धावतच बाबांकडे गेली व बाबांना म्हणाली. जैसा हमने देखो कहा था कि इसमें संवाद लेखन जब आप करते हो, तो संवाद लेखन में जब आप संवाद इसमें डालते हो कहानी में, तो वहां पे आपको उपयोग जो भी उचित विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना है. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से संवाद शुरू हो रहा है. बाबांकडे गेली ती, बाबांना म्हणाली. अब म्हणाली के बाद देखो यहाँ पे स्वल्प विराम लगाया गया है. ठीक है. और जहां से फिर संवाद शुरू हो रहा है, वहां से दुहेरी अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है. और जब तक ये आपका जो संवाद खत्म नहीं हो रहा है, तब तक देखो बीच बीच में वहाँ पे उन्होंने पूर्ण विराम भी दिए हैं.
स्वल्प विराम भी इस्तेमाल किया है और अंत में जब खत्म हो गया तो पूर्ण विराम के साथ दुहेरी अवतरण चिन्ह को समाप्त कर दिया गया। बाबा नारायण काका घर बांधत आहे त्यासाठी ते झाड तोडणार आहे, त्यांना झाड तोडू देऊ नका, झाड संपली तर पाऊस पडणार नाही, शेती पिकणार नहीं, माणसांना, गुरांना, झाड़ांना पानी मिलना नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पानी का हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्व है और हमारे ही नहीं, पक्षियों के, प्राणियों के, वृक्षों के, सभी के जीवन में प्राणियों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो वही जो महत्व है वो कोमल ने अपने बाबा को समझाया कि अगर बाबा वृक्ष नहीं रहेंगे तो खेती नहीं होगी, पानी पक्षियों को, मनुष्यों को, जानवरों को पानी नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगी आणि सगळ्यांचे हाल होतील और सबकी दुर्दशा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे संवाद खत्म हो गया, दुहेरी अवतरण चिन्ह लगा दिया गया। कोमलचे बाबा नारायणकडे गेले, ते नारायणला म्हणाले, नारायण तू घर कुठेही बांध, परंतु एकही झाड़ तोड़ता कामा नये। अब यहाँ पे देखो उन्होंने उनको एक वो दे दिया कि अगर तुम्हें घर कहीं भी बनाना है बनाओ, लेकिन तू कभी एक भी झाड नहीं तोड सकती आणि झाडे तोडलेस तर मी तुझ्यावर कारवाई करीन और अगर तुमने कोई भी झाड तोड़ा तो तुम्हारे ऊपर इसके विरुद्ध कारवाई होगी। ही बातमी करता चिमणीला खूप आनंद झाला, तिने प्रेमाने आपल्या पिल्ल्यांना जवळ घेतले आणि तात्पर्य काय मिळालं, कधीही झाडे तोडू देऊ नका। पूरी स्टोरी हमने पढ़ी, पूरी कहानी हमने पढ़ ली, इसमें हमें एक सारांश ये क्या मिला, तात्पर्य कि हमें कभी भी झाड़ को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, इसके बदले आप अपना भी इसमें कुछ तात्पर्य लिखना चाहो तो लिख सकते हो। झाडांचे महत्व, आपल्या जीवनात झाडांचे खूप महत्व आहे, हे सगळं पण तुम्ही तात्पर्य देऊ शकता। दुसरं आहे मुद्द्यांवरून कथालेखन। तुम्हाला काही मुद्दे दिले जातील बघा, मुद्दे खालील मुद्द्यांच्या आधारे कथालेखन करा। मुद्दे काय दिले आहे, म्हातारा शेतकरी, मुलांना जवळ बोलावणे, शेती स्वाधीन, शेतकऱ्यांचे मरण, पुष्कळचे द्रव्य, जमीन खणणे, पुष्कळ पीक, मुलांच्या लक्षात येणे। अब यहाँ पे आपको कुछ मुद्दे दे दिए गए हैं, अब उन मुद्दों के आधार पे आपको अपनी कथा लिखनी है। मातारा शेतकरी, सबसे पहला मुद्दा हमारा है मातारा शेतकरी। अब देखो कथा की रचना कैसी की गई, एक म्हातारा शेतकरी अगदी मराव्यास टेकला। एक बूढ़ा किसान एकदम मरने की अवस्था में आ चुका था, तेव्हा त्याने आपल्या सगळ्या मुलांस जवळ बोलावून सांगितले। फिर उसने अपने सभी बच्चों को अपने पास बुलाकर कहा। देखो अब यहाँ पे फिर से जब संवाद शुरू हो रहा है तो फिर से यहाँ पे देखो विराम चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। पहले जब संवाद शुरू करने के पहले की के बाद देखो स्वल्प विराम लगाया गया है और इसके बाद मुलांनो मी माझी सगड़ी शेत। अब देखो मुलांनो मतलब एक से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अनेक वचन का इस्तेमाल किया है, मुलांनो। मुलांनो के बाद देखो फिर से उन्होंने स्वल्प विराम लगाया है। मी माझी सगळी शेते आणि बागा तुमच्या स्वाधीन करत आहे। क्या लगा दिया है पे पूर्ण विराम। या जमिनीत कोठेतरी पैसा पुरलेला असून तो हातभर जमीन खणली असता मिळेल, इतके बोलून तो शेतकरी मरण पावला। देखो मिळेल के बाद उनका संवाद खत्म हो गया तो यहाँ पे वापस से क्या कर दिया गया, एक ही अवतरण चिन्ह समाप्त करके स्वल्प विराम लगा दिया गया और बाद में क्या हुआ, इतके बोलून तो शेतकरी मरण पावला, इतना बोलते ही उस किसान की मृत्यु हो गई। त्याच्या मुलांस वाटले की आपल्या बापाने पुष्कळश द्रव्य शेतात कोठेतरी पुरून ठेवलेले असावे। अब उनके बच्चों ने एक अनुमान लगा लिया कि हमारे पिता ने कहीं तो खेतों में ही बहुत सारा पैसा छिपा कर रखा है। मग ते द्रव्य मिळवायच्या इच्छेने त्यांनी सगळी शेते चांगली खोल करून पाहिली, परंतु द्रव्य सापडले नहीं और इसी लालच में उन्होंने पूरे खेत को अच्छी तरह से पूरा एकदम बोलते हैं जैसे खेती पूरी तरह से कर डाली, पूरा खेत को खन के रख दिया, परंतु द्रव्य सापडले नहीं, एक भी द्रव्य उन्हें वहां पर नहीं मिला। तथापि जमीन चांगली खणून निघाल्यामुळे त्या वर्षी शेतात पुष्कळच चांगले पीक आले। अब एक पैसा तो नहीं मिला उन्हें, लेकिन अच्छे से खेती करने के कारण त्या वर्षी शेतात पुष्कळच चांगले पीक आले। लेकिन उस साल बहुत अच्छी बरसात भी हुई और उससे बहुत अच्छी उनकी खेती हुई। ते पाहताच आपल्या बापाच्या सांगण्याचा अर्थ काय होता हे त्या मुलांच्या चांगले लक्षात आले व त्यानंतर त्यांनी जमिनीची चांगली मशागत करण्याचा क्रम चालू ठेवला।
अब उन्हें पैसे तो नहीं मिले थे, लेकिन अच्छी खेती होने की वजह से खूब सारा अनाज वहां पे हुआ। और फिर उस दिन उन्हें अपने पिता द्वारा कही गई बात का वास्तविक अर्थ समझ में आया, और उस दिन से बाद से उन्होंने अच्छे से खेती कार्य करना शुरू कर दिया। तात्पर्य: प्रत्यक्ष पैसा मिळाला म्हणजे द्रव्य मिळाले असे समजू नये, धान्य पुष्कळ मिळावे तर तीही संपत्तीच होय असे समजण्यास हरकत नाही। मतलब हम क्या कहते हैं कि जब पैसा मिलता है सामने उसी को हम द्रव्य समझते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला, ऐसा नहीं है। धान्य पुष्कळ मिळावे, अगर अच्छी खेती आपको मिले तो वो भी किसी संपत्ति से कम नहीं होती, क्योंकि उसी के द्वारा आप संपत्ति ले सकते हो। तीसरा, दिलेल्या शब्दांवरून कथा लेखन। अब आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों के आधार पे पुढील शब्दांना एकत्र गुंफून सुंदर कथा तैयार करा। मतलब आपके पास 5 शब्द है, इन पांचों शब्दों को मिला के गुंफून तुम्हाला एक चांगली कविता तैयार करायची, सॉरी सॉरी चांगला कथा तैयार करायचा आहे। सुनहरी स्पर्श। देखो, जैसे हमने देखा था कि हमें हर जगह पे एक शीर्षक देना है हर कथा में, और शीर्षक इस तरह का होना चाहिए कि शीर्षक के द्वारा पाठक के मन में आपकी कहानी की थोड़ी बहुत कल्पना मन में आ जानी चाहिए। फिर उसके मन में उत्कंठा होनी चाहिए, इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। हाँ, सोनेरी स्पर्श बोला है मतलब कुछ इंटरेस्टिंग कहानी है। ही गोष्ट एका लोभी श्रीमंत माणसाची आहे। एकदा वाटेत त्याला परी भेटली, वाटेत मतलब रस्त्यात। एक ये कहानी जो है एक बहुत ही लोभी मतलब लालची अमीर व्यक्ति की थी। एकदा वाटेत त्याला परी भेटली, एक बार रास्ते में उसे एक परी दिखाई दी, परी मिली। परीचे केस झाडांच्या फांद्यामध्ये अडकले होते, और जो परी के जो केस थे, बाल थे जो उसके, वो वृक्षों की शाखाओं में फंस गए थे। पैसे कमवण्याची ही नामी संधी आहे असा विचार करून त्याने परीला मदतीच्या बदल्यात एक वर मागितला। अब ये सिचुएशन को देखने के बाद उस व्यक्ति के मन में लालच आ गई कि पैसे कमाने का ये बहुत अच्छा अवसर है। संधि म्हणजे अवसर, मौका। और फिर उसने क्या सोचा कि इसकी मदद करने के बदले मैं इससे कुछ एक वरदान मांगूंगा। तो म्हणाला, अब देखो फिर से यहाँ पे संवाद शुरू हो रहा है। मी ज्याला स्पर्श करीन त्याचे सोन्यात रूपांतर झालं पाहिजे। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस भी चीज को छूऊं, स्पर्श करूं, वो सारी चीजें सोने में रूपांतर हो जाए। त्याची ही इच्छा कृतज्ञ परी ने मान्य केली, क्योंकि उस समय उसके पास और कोई चारा नहीं था। जो उस व्यक्ति ने मांगा उस परी ने उसे दे दिया। मनुष्य त्याला मिळालेल्या नवीन वराविषयी आपल्या मुलीला आणि बायकोला सांगण्यासाठी घराकडे धावला। अब ये बात बताने के लिए अपनी पत्नी और बेटी को बताने के लिए वो फटाफट घर की तरफ भागा। सगळा वेळ दगड गोट्यानं स्पर्श करून सोन्यात रूपांतर करीत राहिला। और इतना ज्यादा उसके मन में लालच आ गया था कि जाते जाते रास्ते में जो भी चीज मिल गई थी, उन सभी चीजों को स्पर्श करते हुए उनको सोने में बदलते हुए जा रहा था। तो घरी आला तेव्हा त्याची मुलगी त्याच्याकडे धावत येऊन त्याला बिलगली, और जैसे ही वो घर पहुंचा उसकी बेटी भागकर उसके पास उसके गले लगने लगी। तो तिला कडेवर घेण्यासाठी खाली वाकला और उसे उसने गोद में लेने के लिए जैसे ही झुका, मुलीला त्याचा स्पर्श होताच मुलीचे रूपांतर सोनेरी पुतळ्यात झाले। जैसा कि उसे वरदान मिला था, जिस भी वस्तु को छुएगा, जिस वस्तु को स्पर्श करेगा, वो सभी चीजें सोने में परिवर्तित हो जाएंगी। और यही हुआ जब उसकी बेटी उसके पास आई, उसने बेटी को स्पर्श किया, उसकी बेटी भी सोने के पुतले में बदल गई। त्याला त्याची चूक लक्षात आली आणि नंतर तो मनुष्य परीने दिलेला वर मागे घेण्यासाठी तिला शोधू लागला। अब उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा, और फिर वो उसे परी को ढूंढने लगा अपना वरदान वापस लेने के लिए, कि फिर से वरदान वापस ले ले और फिर से उसकी बेटी उसे जीती जागती मिल जाए। तात्पर्य: लोभीपणा अधोगतीला कारणीभूत असतो। इसका तात्पर्य हमें क्या मिला कि बहुत ज्यादा लालच हमारी अधोगति मतलब हमारे पतन का कारण बनती है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये 3 पाठ हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, जिसका मैंने आपको फटाफट फिर से पुनरावर्तन करा दिया। अब जो अगला हमारा चौथा पाठ है, कथा लेखनाचा कथा लेखन करण्याचा जो चौथा प्रकार आहे, ह्याचा आपण अध्ययन करूया। चलो शुरुआत करते हैं कथेच्या पूर्वार्ध। अब यहाँ पे आपको पूर्वार्ध दिया जाएगा, फिर आपको शेवट लिखना है।
या फिर इसका उल्टा होगा, आपको शेवट दिया जाएगा, आपको शुरुआत लिखना है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग पुढील अपूर्ण कथेच्या उत्तरार्ध लिखने। आपके पास पूर्वार्ध दिया है, आपको शुरुआत दे दी गई है कि ऐसी ऐसी कहानी है, आपको सिर्फ उसको अंत करना है। पूर्वार्ध, ही गोष्ट एका लोभी श्रीमंत माणसाची आहे। अभी हमने वो स्टोरी देखी थी। ये एक कहानी एक अमीर और लालची व्यक्ति की थी। एकदा वाटेत त्याला परी भेटली। एक बार रास्ते में उसे एक परी मिली। परीचे केस झाडाच्या फांद्यामध्ये अडकले होते। परी के जो बाल थे वो वृक्ष की शाखाओं में फंस गए थे। पैसे कमावण्याची ही नामी संधी आहे असा विचार करून त्याने परीला मदतीच्या बदल्यात एक वर मागितला। अब उसे ये बात समझ में आ गई कि क्यों ना मैं इस संधि का, इस मौके का फायदा उठाऊं और परी से एक वरदान मांग लूं। जैसा उसने सुना था कहानियों में कि परियां वरदान देती हैं, तो उसने सोचा ये बहुत ही एक नामी संधि, मतलब मशहूर एक मौका है, इस मौके का मुझे फायदा उठाना है। तो म्हणाला, मी ज्याला स्पर्श करीन त्याचे सोन्यात रूपांतर झाला पाहिजे। मैं जिसे भी स्पर्श करूं वो चीज सोने में रूपांतरित हो जानी चाहिए। त्याची ही इच्छा कृतज्ञ परी ने मानने के लिए। अब वो जो परी थी बहुत ही कृतज्ञ थी, बहुत ही दयालु थी, और उस परी ने उसकी इस इच्छा को मान लिया। ठीक है, ये हमारे पास कथा का जो था पूर्वार्ध। अब हमें क्या करना है, इसका उत्तरार्ध लिखना है, मतलब आपको इस कहानी का अंत देना है। ओके, अब हम लोग कहानी देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, जितना आपको लिखा गया है वो पूरा आपको वापस से यहाँ पे लिखा है फिर से। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमने आगे क्या जोड़ा है। आपल्या मुलीला लोभी मनुष्य त्याला मिळालेल्या नवीन वराविषयी आपल्या मुलीला आणि बायकोला सांगण्यासाठी घराकडे गेला। अब आप लोग जब परीक्षा में लिखने जाएंगे तो परीक्षा में आपको वो कहानी का जो पूर्वार्ध दिया है उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी कहानी जहां से आपने शुरू की है वहां से आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे पूरी कहानी हमने पढ़ी, इसके बाद हमने कहाँ से लिखने की शुरुआत की, आपल्या मुलीला आणि सॉरी लोभी मनुष्य त्याला मिळालेल्या नवीन वराविषयी। अब जो नया नया उसे वरदान मिला था उस वरदान के विषय में बताने के लिए किसे बताना चाहता था वो, आपल्या मुलीला आणि बायकोला सांगण्यासाठी घराकडे धावला। अब आपको इसमें थोड़ा सा ऐड करना होगा कि थोड़ा सा स्टोरी को और इंटरेस्टिंग कैसे हमें बनाना है। तो उन्होंने क्या इंटरेस्टिंग बना दिया कि यहाँ पे बेटी और पत्नी का जिक्र किया। सगळा वेळ दगड गोट्यांना स्पर्श करून सोन्यात रूपांतर करीत राहिला। अब एक और लाइन यहाँ पे डाली गई कि सब जगह जैसे जैसे वो जा रहा था रास्ते में, वैसे वैसे रास्ते में जो भी चीजें उसको दिख रही थी, हर एक वस्तु को वो छूते हुए, स्पर्श करते हुए जा रहा था और उन चीजों को सोने में बदलते जा रहा था। तो घरी आला तेव्हा त्याची मुलगी त्याकडे धावत येऊन त्याला बिलगली, और जैसे ही वो घर आया उसकी बेटी उसको गले से लगाने के लिए भाग कर आई। तो तिला कडेवर घेण्यासाठी खाली वाकला। मुलीला त्याचा स्पर्श होताच मुलीचे रूपांतर सोनेरी पुतळ्यात झाले। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जैसे उसमें वरदान मिला था ना उसको, व्यक्ति को, कि आप जिस भी चीज को स्पर्श करोगे वो सारी चीज जो है सोने में रूपांतरित हो जाएगी। अब उसने स्पर्श किया था अपनी बेटी को और उसकी बेटी भी सोने में परिवर्तित हो गई, सोने की पुतले में बदल गई। त्याला त्याची चूक लक्षात आली। अब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ आणि नंतर तो मनुष्य परीने दिलेला वर मागे घेण्यासाठी तिला शोधू लागला। अब फिर से अपने वरदान को वापस लेने के लिए वो सब जगह परी को ढूंढने लगा, क्योंकि उसे उसकी बेटी चाहिए थी, जीती जागती बेटी। ठीक है, और उसके लिए वो हर जगह वो परी को ढूंढने लगा। तात्पर्य मिला हमें, लोभीपणा अधोगतीला कारणीभूत असतो। लालच जो है हमारे पतन का कारण हो सकती है। ठीक है, अब देखो सेम इसी कहानी का यहाँ पे हमने पूर्वार्ध आपको करना है, यहाँ पे उत्तरार्ध दिया है, मतलब नीचे का आपको हिस्सा दे दिया है, उसका अंत दे दिया है, आपको शुरुआत करना है। वही कहानी सेम है।
उत्तरार्ध में देखिए, तो घरी आला तेव्हा त्याची मुलगी त्याच्याकडे धावत येऊन त्याला बिलगली. जैसे ही वो घर आया उसकी बेटी उसके पास भागकर आ गई. तो तिला कडेवर घेण्यासाठी खाली वाकला और वो उसे गले से लगाने के लिए नीचे झुका. वाकले म्हणजे झुकना. मुलीला त्याचा स्पर्श होताच मुलीचे रूपांतर सोनेरी पुतळ्यात झाले. जैसे ही बच्ची को उसका स्पर्श हुआ, वो बच्ची सोने की पुतले में बदल गई. त्याला त्याची चूक लक्षात आली आणि नंतर तो मनुष्य परीने दिलेला वर मागे घेण्यासाठी तिला शोधू लागला. और फिर से वो परी को ढूंढने लग गया ताकि वो उसका जो वरदान उसने दिया था वो वरदान वापस ले ले और उसकी बेटी उसे जीती जागती मिल जाए. हमारे पास अंत मिला था, अब हमें खाली कहानी का शुरुआत लिखना है. अब शुरुआत कैसे लिखेंगे हम? अब जैसे पूरी हमें रूपरेखा बतानी होगी. अब यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि वो व्यक्ति उसके भागा, उस बच्ची के पास गया, बच्ची की सोने की बन गई. अब हमें पूरा रूपरेखा बतानी पड़ेगी कि ही गोष्ट एका लोभी श्रीमंत माणसाची. अब जिसको पढ़ने के बाद हमें थोड़ा तो ऐसा मालूम पड़ गया कि वो व्यक्ति कैसा था, लोभी था, लालची था. तो आप स्टार्टिंग में ही बता देंगे कि ये जो कहानी है वो एक लोभी श्रीमंत माणसाची आहे. वो एक अमीर और लालची व्यक्ति की कहानी है. एकदा वाटेत त्याला परी भेटली. एक बार रास्ते में उसे एक परी मिली. जैसा हमने देखा, जो हमारा उत्तरार्ध दिया गया था उसमें हर एक चीज का उल्लेख था. उसकी बच्ची का उल्लेख था, उस परी का उल्लेख था. तो वो सारी चीजें आपको पूर्वार्ध में भी दिखानी है. परीचे केस झाडांच्या फांद्यामध्ये अडकले होते. अब हमें एक थोड़ा सा एक प्रसंग डाल देंगे कि वो परी से उसकी मुलाकात कैसे हुई. ये प्रसंग डालने के लिए हमने यहाँ पे क्या डाल दिया कि उस परी के जो बाल थे वो वहां के वृक्ष जो थे, वहां के जब झाड़ थे, उन झाड़ की शाखाओं में फंस गए थे. पैसे कमावण्याची ही नामी संधी आहे असा विचार करून त्याने परीला मदतीच्या बदल्यात एक वर मागितला. अब ये जिसने देखा कि ये एक पैसे कमाने की बहुत अच्छा अवसर है, ये विचार करते ही उसने परी से मदद के बदले एक वरदान मांगा. तो म्हणाला, मी ज्याला स्पर्श करीन त्याचे सोन्यात रूपांतर झाला पाहिजे. जिस चीज को मैं स्पर्श करूं वो चीज सोने में बदल जानी चाहिए, ऐसा वरदान मुझे दीजिए. त्याची ही इच्छा कृतज्ञ परी ने मानने के लिए, अब वो परी जो थी बहुत ही दयालु थी, उसने उस व्यक्ति की उस मांग को पूरा कर दिया. लोभी मनुष्य त्याला मिळालेल्या नवीन वराविषयी आपल्या मुलीला आणि बायकोला, जैसे हमने देखा था कि इसमें पत्नी और बच्ची का भी उल्लेख था. तो इसलिए यहाँ पे भी हमें उन चीज को डालना है कि उस लोभी मनुष्य ने अपने इस नए मिले हुए वरदान के बारे में बताने के लिए अपनी पत्नी और बच्ची के पास भागकर आया. सगळा वेळ दगड गोट्यांना स्पर्श करून सोन्यात रूपांतर करीत राहिला. हर एक जगह जैसे जैसे जहां जहां वो जाता जा रहा था, इसमें जो भी पत्थर आ रहे थे, जो भी चीजें आ रही थी, हर चीज को स्पर्श करते हुए सोने में रूपांतरित करता जा रहा था. ये हो गया हमारी कहानी का पूर्वार्ध. ठीक है, अब पूर्वार्ध आपका जो था और शेवट दोनों देखिए, आपका पूरी कहानी एकदम तैयार होगी. मतलब एक आशय युक्त कहानी, एक मूल्य के साथ कहानी. अब हमने इसमें मूल्य क्या मिला था, तात्पर्य क्या मिला था हमें? लोभीपणा अधोगतीला कारणीभूत असतो. लालच, बहुत ज्यादा अगर लालच हम करते हैं तो वो हमारे पतन का कारण बन सकता है. क्योंकि जब हमारे मन में लालच आ जाता है तो हमारे सोचने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है. सिर्फ हम लालच के बारे में सोचते हैं. ठीक है, अब ये काफी श्रीमंत व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, उसे इतना लालच नहीं करना चाहिए था. लेकिन परी को उस कंडीशन में देख के, एक लाचार अवस्था में देख के उसने उसकी लाचारी का फायदा उठाया, वरदान मांग लिया और उसका वरदान का उल्टा असर उसके जीवन पर पड़ गया. ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग ऐसे एक और कहानी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे आपको एक शुरुआत दे दी गई है, आपको इसका अंत लिखना है. विलासराव हे एक मोठे उद्योगपती होते. विलासराव नाम के एक बहुत ही बड़े उद्योगपति थे, व्यापारी थे. त्यांनी आपला व्यवसाय खूप वाढवला होता. उन्होंने अपने व्यवसाय को बहुत ज्यादा बढ़ाया था. अनेक देशांची त्यांचा व्यापार चालू होता और उनका जो व्यापार था देश में ही नहीं विदेशों में भी चालू था. त्यांना सतत परदेश प्रवास करावा लागे और उन्हें इस
बिझनेस के सिलसिले में हर बार बाहेर जाकर यात्रा करना पडता था. एके दिवशी ते अमेरिकेच्या दौऱ्यावर निघाले. एक बार वो अमेरिका के दौरे पे जा रहे थे. विमान रात्री सुटणार होता, त्याप्रमाणे ते विमानतळावर जाण्यास निघाले. उनकी जो फ्लाइट थी वो रात की थी और इस हिसाब से वो रात को एयरपोर्ट जाने के लिए निघले. तेवढ्यात त्यांच्या पहारेकरी हाथ जोड़ून कड़वड़ून त्यांना विनवू लागला और उसी समय उनका जो पहरेकरी था मतलब वॉचमैन था, वो उनके सामने हाथ जोड़ के एकदम दयनीय अवस्था में खड़ा हो गया. साहेब आजचा प्रवास रद्द करा. अब उसने विनंती क्या की, की साहेब आज आप यात्रा मत करिए. विलासरावांनी विचारले. अब देखो यहाँ पे संवाद आ रहा है. का? काय झाले? पहारेकरी सांगू लागला. साहेब मी आता रात्री 9 वाजल्यापासून पहारा करीत होता. स्वदेस मला झोप लागली. झोपेत मला स्वप्न पडले. स्वप्नात एक दृश्य दिसले. तुमच्या विमानाला अपघात झाला होता. साहेब पहरेकरांच्या डोळ्यांत अश्रू तळत होते. अब उसने पूरी घटना बताई कि मैं रात को यहाँ पे पहरा दे रहा था तो मेरी आँख लग गई, मैं सो गया तो मैंने सपना देखा. सपने में मैंने एक दृश्य देखा कि आपका जो विमान है उसका एक्सीडेंट हो गया है और ये बोलते-बोलते उसकी आँखों से आँसू निकलने लगे. विलासरावांनी क्षणभर विचार केला. ते गाडीतून उतरले. आपला दौरा त्यांनी रद्द केला. अब उनके मन में भी थोड़ा-सा एक शंका आ गई तो उन्होंने क्या किया अपना जो दौरा था वो रद्द कर दिया. अब हमें उसके आगे कहानी बनानी है, ठीक है? अब हमने सब देख लिया रूप उसकी पूरी पृष्ठभूमि हमारे सामने आ गई कि विलासराव का व्यक्ति था, उसका पूरा बिज़नेस था, उसके एक वॉचमैन था जिसने सपना देखा एक्सीडेंट का. अब हमें उसके बारे में आगे लिखना है कि क्या वो सपना सच हुआ? ये आगे हम उसमें लिखेंगे. विलासराव घरी परतले. अब ये सब सुनने के बाद वापस वो घर आ गए. पण ते खूप अस्वस्थ होते, लेकिन वो बहुत बेचैन थे. बराच वेळ ते येर-झारा घालीत राहिले. त्यांनी झोपण्याचा प्रयत्न केला, पण 3-4 तास त्यांना झोपच येईना. अब वो यहाँ-वहाँ घूम रहे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, उनको बेचैनी हो रही थी. 3-4 घंटे यहाँ-वहाँ घूमने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आई. ते उठले. त्यांनी टीव्ही लावला, बातम्या पाहू लागले. त्यांनी एक बातमी पाहिली आणि त्यांना धक्काच बसला. अब देखो यहाँ पे एक वाक्प्रचार का इस्तेमाल किया है, धक्काच बसला. इसको हम धक्काच बसणे मतलब आश्चर्य वाटणे. अब उन्होंने जब टीवी चालू कर दिया तो उस टीवी पे उनको एक बातम्या बातम्या मतलब न्यूज़ खबर मिली. एक उन्होंने समाचार देखा और वो समाचार देखते ही उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ. ते ज्या विमानाने जाणार होते त्या विमानाला अपघात झाला होता. ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. जिस विमान से वो जाने वाले थे उस विमान का एक्सीडेंट हो गया और ये बात हवा की तरह सब जगह फैल गई. विलासराव त्या विमानात नव्हते याचा त्यांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आनंद झाला. अब जैसे ही लोगों ने ये सुना कि उस विमान में उनके मालिक जो थे वो नहीं थे, ये सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हमारे मालिक जो हैं वो सही सलामत है. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी विलासरावांनी पहारेकरांना बोलावून घेतले. त्यांचे आभार मानले. त्याला एक मोठी रक्कम बक्षीस म्हणून दिली. मात्र त्याच वेळी त्याला कामावरून काढून टाकले. देखो अब यहाँ पे छोटा-सा एक ट्विस्ट डाल दिया है. इतनी इंटरेस्टिंग कहानी चल रही थी कि चलो बहुत अच्छा उसने काम किया, उसने उनकी जान बचा दी. लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको एक बहुत ज़्यादा उसको बुलाया, उसकी बहुत तारीफ की, बहुत बड़ी रकम उसको बख्शीश में दी, इनाम में दी. पर उसी समय उसे नौकरी से भी निकाल दिया. पहारेकराला धक्का बसला. तो म्हणाला, "साहेब हे असे का?" अब उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि उसने इतना अच्छा काम किया, अपने मालिक की जान बचाई और उसके बदले मालिक ने क्या किया, नौकरी से निकाल दिया. विलासराव म्हणाले, "पहारेकराने जागा राहायला हवे." अब देखो उनका कारण क्या था? उन्होंने बोला कि एक पहरेदार को, एक वॉचमैन को हमेशा जागते रहना चाहिए. तू पहारा करायच्या वेळी झोपला होतास और तुम उस समय सो रहे थे. तू निष्ठावान कर्मचारी नाहीस. असला पहारेकरी मला नको. अब रीज़न क्या दिया उन्होंने कि एक पहरेदार को, एक वॉचमैन को हमेशा जागते रहना चाहिए, लेकिन तुम उस समय सो रहे थे मतलब तुम अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हो और ऐसा व्यक्ति मुझे अपने में नहीं चाहिए. और इसलिए उन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया. ठीक है? ये था हमने कहानी में, ये देखा हमने कि किस प्रकार उसने उम्मीद तो नहीं की थी कि ऐसा होगा उसके साथ में, लेकिन उसने अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई
और इसका अंजाम क्या हुआ कि उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, अब हम लोग फटाफट थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं कि कथा लेखन पुढील बाबी अवश्य, जब भी आप कथा लेखन करो तो इन बातों का आपको जरूर ध्यान देना है। अभी तक हमने जितने भी प्रकार पढ़े कथा लेखन के, जैसे कि हमने देखा कि कथा बीज हो सकता दे सकते हैं, कथा बीज पे आप कहानी लिखोगे। फिर दूसरा आपको मुद्दे दे सकते हैं, या फिर आपको कुछ शब्द दे सकते हैं, या तो फिर शुरुआत दे के अंत लिखना है या अंत दे के शुरुआत लिखनी है। अब उसको लिखने के बाद हमें किन-किन बातों का, लिखने के पहले हमें ध्यान देना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको बहुत ध्यान देते हुए आपको कहानी लिखनी है। ठीक है? कथेला योग्य शीर्षक द्या. कथा लेखनाच्या प्रकारानुसार सर्व दिले मुद्दे काळजीपूर्वक वाचा, मतलब जो भी प्रकार आपको दिया जाएगा उन सभी मुद्दों को आपको ध्यान से पढ़ना है. त्या मुद्द्यावरून कथेचा जो आराखडा लक्षात येतो तो आराखडा समझें. जो भी आपके दिमाग में कहानी की रूपरेखा बनती है उस रूपरेखा को समझ के आपको कहानी लिखनी है. दूसरा, कथेला योग्य शीर्षक द्यावे. जैसा हमने हर इसमें देखा कि हम हर एक कहानी में एक योग्य शीर्षक देना बहुत जरूरी है. तात्पर्य लिहावे आणि म्हणणीचा वापर शुद्धा चालेल, मतलब कहावत या मुहावरों का भी आपको इस्तेमाल करना है. शीर्षकावरून कथेच्या विषयाची कल्पना यायला हवी. शीर्षक के आधार पे आपकी कथा की विषय जो कल्पना दिमाग में आनी चाहिए. कथा ही नेहमी भूतकाळात लिहावी. कथा हमेशा भूतकाल में ही लिखनी है. तसेच ज्या घटना आपण लिखतो त्याचा योग्य क्रम गेला पाहिजे. त्या प्रकाराचे 3 से 4 परिच्छेद, मतलब आपकी जो कहानी है वो 3 से 4 पैराग्राफ में होनी चाहिए और वो एक सही क्रम में होनी चाहिए. मतलब जैसे हमने देखा था, प्रारंभ, मध्य आणि शेवट, या तीनही मुद्दे जो तीन ही जो पॉइंट है वो पूरे आपके लिंक में होने चाहिए. कथेची पात्र असतात, त्यांच्या तोंडी जर काही संवाद येत असतील तर संवाद त्या पात्राप्रमाणे असावे. जैसे अगर आपने संवाद पात्र जो डाले हैं उनको पात्रों को, मतलब अगर संवाद दे रहे हैं तो संवाद उन पात्रों के हिसाब ही से ही होने चाहिए. वातावरणाची योग्य निर्मिती झाली पाहिजे और आपकी कहानी में उस वातावरण का पूरी तरह से निर्माण, मतलब जो भी वातावरण आप दिखा रहे हो अपनी कहानी में वो वातावरण आपकी कहानी में पाठक को समझ में आ जाना चाहिए. फिर है इम्पॉर्टंट पॉइंट, कथा लेखनाची शब्द संख्या 80 ते 90 शब्द एवढीच असावी. 80 से 90 शब्द में ही आपकी कहानी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा. जैसा हमने पढ़ा था उसमें छोटे छोटे वाक्य का ही इस्तेमाल हमें करना है और बहुत ज्यादा हमें शब्द रचना नहीं करनी है. कथेची भाषा सोपी, साधी आणि प्रभावी असावी. आपकी जो भाषा है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही प्रभावी, मतलब कम शब्दों में आपको प्रभावकारी कहानी लिखनी है. ठीक है. अब ये जो 5 प्रकार हमने देखे, इस 5 प्रकार के अलावा भी आपको कहानी पूछी जा सकती है. जैसे कधी-कधी चित्र आणि काही शब्द किंवा वाक्य यांची सांगड घालून दिलेली असते आणि फक्त त्यावरून आपल्याला कथा, मतलब कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको शब्द के साथ-साथ में चित्र भी दे सकते हैं. तो उन सब दोनों की सांगड़ घालून, मतलब उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको कहानी लिखनी होगी. तो ऐसा भी कहानी आपको कभी आ सकता है. फिर है अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्या कथा लेखन हा प्रकार विचारला जाऊ शकतो आणि ते सर्व नीट लक्षात घेऊन आकर्षक पद्धतीने ही कृती आपल्याला सोडवावी लागते. इन सभी बातों का हमें, जो भी हमने अभी ये बातें देखी वो सभी बातों का ध्यान देते हुए हमें एक आकर्षक और प्रभावी कहानी लिखनी है. अब बच्चे आप लोग कुछ प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कहानी का जैसे हमें कहानी लिखते समय क्या-क्या बातें ध्यान देनी वो सारी चीजें हमने देखी.
और किन-किन प्रकार से हमारे यहाँ पे कहानी पूछी जा सकती है परीक्षा में, वो 5 प्रकार हमने देख लिए। आपको उनका बहुत ज़्यादा अध्ययन करना है और कहानी लिखने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वो है आपका रीडिंग करना बहुत ज़रूरी। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे मराठी भाषा, जितना आप रीड करोगे, जितना आप सुनोगे, जितना आप लिखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको उपयोजित लेखन में उपयोगी हो सकता है। जैसे कि उपयोजित लेखन में हमें कहानी आती है, संवाद लेखन आता है, पत्र लेखन आता है, निबंध आता है। उन सभी चीज़ों के लिए आपको रीडिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ रीडिंग के साथ-साथ आपको लिखने की प्रैक्टिस भी डेली करनी है, ताकि आपके पास नए-नए शब्द रचना होगी तो ही आप ये उपयोजित लेखन का जो घटक है, वो बहुत अच्छी तरह से परीक्षा में कर पाएँगे।